भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024 के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में भारत में कोचिंग सेंटरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये गाइडलाइन देश में कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये और छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामले के कारण सरकार लेकर आई है। गाइडलाइन में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिससे सभी अभिभावक बहुत परेशान हो गए हैं और ये परेशानी का कारण भी है। इसमें गाइडलाइन में है, अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों को अपनी कोचिंग में दाखिला नहीं दे सकते हैं। इस गाइडलाइन ने अभिभावकों को उलझन में डाल दिया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब बच्चों की पढ़ाई की समस्या कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स शौकिया अपने बच्चों को कोचिंग नहीं भेजता है। अक्सर यह उनकी मजबूरी ही होती है। क्लास बढ़ने के साथ उनके लिए बच्चों को खुद पढ़ा पाना बहुत कठिन हो जाता है। हर पेरेंट्स इतने योग्य नहीं होते हैं कि वह अपने बच्चों की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, अकाउंटिंग आदि विषयों को अच्छी तरह पढ़ाकर समझा सकें। व्यक्तिगत ट्यूशन इतने महंगे हैं कि सारे पेरेंट्स इसको वहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में जितना पढ़ाया जाता है वह नाकाफ़ी होता है। सभी जानते हैं कि आजकल स्कूलों में कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है, जबकि बच्चों को समझ में आया या नहीं इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बच्चों को कोचिंग की सुविधा ना मिले तो उनको शायद कक्षा में पास मार्क्स भी लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में बच्चों को समझ में आए या ना आए बस उनकी जिम्मेदारी कोर्स पूरा करना होता है। इस स्थिति में अगर बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो पर्सनल ट्यूशन लगाने में सक्षम ना हो पाने के कारण पेरेंट्स और बच्चों में सिर्फ निराशा आएगी, क्योंकि स्कूल के सहारे तो बच्चा पास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल का पढ़ाने का स्तर बहुत निम्न हो चुका है। ये सारे पेरेंट्स जानते हैं, सारे अभिभावक जानते हैं कि स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है। पेरेंट्स खुद पढ़ाने के योग्य नहीं हैं तो यह बड़ी ही गंभीर समस्या बन जाएगी और बच्चों की नींव कमज़ोर हो जाने पर उनके भविष्य पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। स्कूलों में सिर्फ होमवर्क दिया जाता है, समझाया नहीं जाता है, तो उस होमवर्क को कौन कराएगा? पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और योग्य भी नहीं है इतने कि वो ये सारी चीज़ें मैथ, फिजिक्स, अकाउंटिंग सब पढ़ा सकें। इतना पैसा है नहीं कि पर्सनल ट्यूशन लगा सकें, तो बच्चा होमवर्क कैसे पूरा करेगा? इन सारी समस्याओं को साथ लेकर सरकार को इस पर गंभीर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। अब हम लोग थोड़ा इस कोचिंग सेंटर के लिए जो नए दिशा निर्देश या गाइडलाइन दी गई है उसके बारे में भी देख लेते हैं। पंजीकरण के लिए इनकी क्या क्या शर्तें होंगी? केवल स्नातक की न्यूनतम योग्यता रखने वाले ही पढ़ाने के पात्र होंगे। कोई भ्रामक वादा नहीं कर सकते हैं कोचिंग सेंटरों वाले, जिससे छात्रों को लुभाने के लिए रैंक या अंकों के बारे में झूठे दावे करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। आयु प्रतिबंध, जिस पे सबसे ज़्यादा विवाद है और अभिभावकों को इस प्रतिबंध पे सबसे ज़्यादा चिंता भी है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकता है और प्रवेश की अनुमति केवल माध्यमिक विद्यालय के बाद की परीक्षाओं के लिए ही हो सकता है। तो 16 साल तक के बच्चों को या 10+2 तक के बच्चों को कोचिंग में नहीं पढ़ाया जा सकता है, ये गाइडलाइन में आया है। अगला, ईमानदार विज्ञापन। कोचिंग की गुणवत्ता या परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थान की आवश्यकता, कोचिंग सेंटरों को पंजीकृत होने के लिए प्रति छात्र न्यूनतम स्थान की आवश्यकता को पूरा करना होगा। किसी ऐसे शिक्षक को कोचिंग में पढ़ाने के लिए नहीं रखा जा सकता है जो किसी नैतिक अपराध में दोषी ठहराया जा चुका हो। कोचिंग सेंटर का अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए
जिसमें शिक्षक की योग्यता, पाठ्यक्रम, कोर्स पूरा करने की अवधि, छात्रावास की सुविधा, यदि छात्रावास है तो फीस का पूरा विवरण होना चाहिए। एग्ज़िट पॉलिसी क्या है, अगर बच्चे बीच में निकलना चाहें किसी वजह से तो उसकी पॉलिसी क्या है, फीस वापसी की प्रक्रिया क्या है, छात्रों का विवरण आदि आदि होना चाहिए। अगला, फीस के भुगतान की प्रक्रिया। कोचिंग सेंटर प्रॉस्पेक्ट्स, नोट्स, अन्य सामग्री छात्रों को बिना अतिरिक्त शुल्क लिए देने होंगे। यदि छात्र फीस का पूरा भुगतान करने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर ही कोचिंग छोड़ने का निर्णय लेता है तो बचे हुए दिनों की फीस कोचिंग छोड़ने के 10 दिनों के अंदर वापस करनी होगी। के साथ साथ यदि हॉस्टल में है तो हॉस्टल तथा मेस की फीस भी वापस करनी होगी। अगर वह 6 महीने की मान लीजिए फीस उसकी सबमिट है, 6 महीने में कोर्स पूरा होना है और वो 1 महीने 2 महीने पढ़ने के बाद उसको लगता है कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है कोचिंग, तो 2 महीने का काट के फीस बाकी उसको वापस करना होगा, वो भी 10 दिनों के अंदर। किसी स्पेशल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर फीस में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। कोर्स की अवधि जरूर बढ़ाई जा सकती है, उस बढ़ाई हुई अवधि के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा सकती है। कोचिंग सेंटरों के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने चाहिए। रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए। लगभग प्रत्येक छात्र 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों को अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था और हवादार होना चाहिए। योग्य पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शिकायत पेटी या शिकायत रजिस्टर भी वहाँ रखा होना चाहिए। कोचिंग सेंटरों की टाइमिंग के बारे में भी बात की गई है। कोचिंग सेंटर एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं ले सकते हैं और साथ ही साथ कोचिंग सेंटरों का टाइमिंग स्कूल के टाइमिंग से मैच नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन परीक्षा छात्रों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन कैसा है, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सिर्फ इसलिए ही मूल्यांकन परीक्षा की जा सकती है। उसमें रैंक डिसाइड नहीं कर सकते हैं कोचिंग सेंटरों वाले, या रैंक के हिसाब से कक्षाएं बनती हैं। जैसे कोटा में आजकल चल रहा है कि बच्चों का टेस्ट लेते हैं और अच्छे रैंक वालों को अलग क्लास में बैठाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जिसको इस रैंक को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के मानसिक तनाव के समाधान के लिए अनुभवी मनोवैज्ञानिक को भी शामिल किया जाना चाहिए कोचिंग सेंटरों पे। एक परामर्श प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर परेशान है, मानसिक तनाव में है, तो उसके लिए एक पूरा मनोवैज्ञानिकों का पैनल होना चाहिए जो बच्चे को मानसिक तनाव से बाहर निकालने में मदद कर सके, उसको हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रदान कर सके। ये सारे नियम जो बनाए गए हैं उसमें अगर कोई कोचिंग सेंटर इस रेगुलेशन का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार भी अगर वो उल्लंघन करता पाया जाता है तो 1 लाख रुपए उसको जुर्माना भरना होगा और साथ ही साथ उस कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस गाइडलाइन में कुछ गाइडलाइन पेरेंट्स के लिए भी बनाई गई हैं। माता पिता के लिए भी इस गाइडलाइन में कुछ बातें हैं, जैसे आप अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमेशा पेरेंट्स जागरूक रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर में रखें, अपने बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करें। वो किस मुश्किल से, किस परेशानी से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, उसके बारे में उनसे बात करें, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को तनाव और डिप्रेशन से निपटने के लिए सक्षम बनाएं। कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024 से यह तो निश्चित रूप से पता चलता है कि हमारी सरकार हमारे भविष्य अर्थात हमारे बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित और क्रियाशील है।
देश के भविष्य को सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए भारत सरकार से इस 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग सेंटरों में प्रतिबंध से संबंधित गाइडलाइन पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, ताकि अभिभावकों की ये बड़ी समस्या का समाधान निकल सके। धन्यवाद।